हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के बीच अंतर। ठीक है, आज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे कि संसद में जो विधेयक होता है वो कैसे पास होता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, उनके पास होने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया है, उससे विधेयक को कैसे रोका जा सकता है। तो आज से ये क्लासेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है संसद में विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब सीधी सी बात समझिए कि संसद में कानून किस प्रकार बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना है। चलिए, विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है ना, यानी कि कानून बनने की जो प्रक्रिया है कोई एक सदन से नहीं संपन्न हो सकती, उसके लिए दोनों सदनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक सदन में विधेयक समान चरणों में पारित होता है ना, यानी कि एक सदन में यदि लोकसभा में विधेयक पास होता है तो उसमें जिस प्रकार की प्रक्रिया होगी उसी प्रकार की प्रक्रिया वो राज्यसभा में जाकर करेगी, यानी कि दोनों सदन में जो विधेयक पारित होने की, कानून बनने की प्रक्रिया है वो समान होती है। ठीक है, अब देखिए संसद में पेश होने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मेन रूप से इसको देखिए अलग अलग तरीके से बांटा जाएगा। जैसे कि अभी विधेयक जो है संसद में दो प्रकार के विधेयक पेश होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों में हमको अंतर समझना है कि किस विधेयक को सरकारी विधेयक बोला जाता है और किस विधेयक को गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। सरकारी विधेयक में है इसे संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, जो सरकारी विधेयक होता है उसे क्या करते हैं, जो संसद में मंत्री होते हैं यानी कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं HRD मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कोयला मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, जितने प्रकार के मंत्री होते हैं उसे सिर्फ क्या करते हैं, वही जो मंत्री हैं वही सिर्फ सरकारी विधेयक को पेश कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में। किसी में भी यदि पेश करना हो सरकारी विधेयक को तो उसे जो मंत्री होते हैं वही पेश करते हैं। उसी प्रकार गैर सरकारी विधेयक जो होता है इसे मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। ठीक है, यानी कि गैर सरकारी विधेयक को यदि पेश करना है तो उसे कौन पेश करेगा, मंत्री के अलावा। यानी कि देखिए संसद में तो ढेर सारे मेंबर्स होते हैं, 543 इधर 250 उधर होते हैं। तो क्या होता है कि उधर अभी राज्यसभा में 245 है तो 543 और 245, तो इस प्रकार इतने संसद सदस्य होते हैं। लेकिन उसमें सारे, अब देखिए एक बात, सरकारी और गैर सरकारी में अंतर समझ लिए कि जो मंत्री होते हैं ना उनको एक तरह से सरकारी मेंबर्स माना जाता है और जो सदस्य होते हैं उनको गैर सरकारी माना जाता है। ठीक है, तो मंत्री के अलावा यानी कि दोनों सदनों में जितने भी मंत्री हैं उन्हें छोड़कर बाकी जो सदस्य होते हैं वो गैर सरकारी विधेयक पास करते हैं। और एक बात याद रखिए कि मंत्री जो होते हैं ना, यदि जितने भी सदस्य हैं तो संविधान में ऐसा प्रावधान है कि कुल सदस्य का मात्र 15% को ही आप मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना ध्यान रखिए कि जितने भी संसद सदस्य हैं उसके मात्र 15% को ही आप मंत्री बना सकते हैं, उससे ज्यादा को नहीं। ठीक है, तो गैर सरकारी विधेयक जो है उसे मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य है वो उसको पेश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। अब एक बात यहां समझिए कि जो मंत्री पेश कर रहा है विधेयक है ना, तो किस प्रकार का विधेयक पेश करेगा, जो सरकार देश के लिए प्लान बना रही है ना, यानी कि जिससे देश का डेवलपमेंट हो, तो सरकार के मंतव्य को पेश कर रही है। यानी कि सरकार चाह रही है, जैसे कि अभी नागरिकता संशोधन बिल आया तो सरकार ने क्या चाहा कि देश में नागरिकता को लेके कोई संशोधन हो, नया कानून आए, तो कौन हुआ, वो हुआ सरकारी विधेयक, यानी कि उसमें मंत्री ने उस विधेयक को पेश किया। ठीक है, तो वो कहता है कि सरकार की नीति को दर्शाता है, यानी कि देश में सरकार किस प्रकार काम करना चाहती है। ठीक है, और उसी तरह गैर सरकारी विधेयक जो है ये क्या है, विपक्षी दल के मंतव्य को दर्शाता है। अब देखिए गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, किसी मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य पेश करते हैं। तो अधिकतर बार क्या होता है कि जो विपक्षी दल के होते हैं सदस्य वो पेश करते हैं, वो सरकार का एक तरह से ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो दुनिया में जो भारत में किसी और मुद्दे पे, यानी कि भारत में किस मुद्दे की और आवश्यकता है, किस जगह पे और सरकार जो बात सोच रही है उसके अलावा और किस क्षेत्र में डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो उस तरह का बिल जो होता है उसे गैर सरकारी सदस्य लाते हैं या उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। और उसे खास करके कौन लाते हैं, विपक्षी दल के लोग लाते हैं। यानी कि विपक्षी दल चाहते हैं कि हम भी एक तरह से क्या करें कि सरकार के देश के डेवलपमेंट में सहयोग दें और वो अपने अनुसार बिल वहां पेश करते हैं। ठीक है, संसद द्वारा पारित होने की पूरी संभावना। अब यहां देखिए सरकार क्या कर रहा है कि सरकार का मंत्री पेश करे, यानी कि जो जिस
पार्टी का सरकार है यानी कि सत्तारूढ़ दल जो है उसका मंत्री पेश कर रहा है, तो जो यानी कि सत्तारूढ़ दल का मंत्री पेश कर रहा है तो उस विधेयक को पास होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि विधेयक पास होने के लिए क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए संसद में, और संसद में मेजोरिटी किसकी होती है, जिसकी सरकार होती है। तो क्या होता है, वह बिल पास होने की संभावना ज्यादा होती है, यानी कि लगभग वो मानिए कि पास हो ही जाता है। और उसी तरह इसमें क्या आ जाएगा कि इसमें क्या है कि जो विपक्षी दल के सदस्य इसमें पेश करते हैं, तो विपक्षी दल की क्या होती है कि सदन में संख्या कम होती है, इसी कारण क्या होता है कि उस बिल को पारित होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, इधर आते हैं। स्वीकृत होने पर सरकार गिर जाएगी, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि यदि सरकारी विधेयक पास हो रहा है तो उसे कोई मंत्री पास कर रहा है, और लेकिन यदि वो क्या होता है कि वो विधेयक पास नहीं हो पाता है सदन से, यदि वो विधेयक सदन से पास नहीं हो पाता है, इसका मतलब क्या है कि सदन में सरकार क्या है, अल्पमत में है। विधेयक की यदि सरकार अल्पमत में नहीं है यानी कि उसकी मेजोरिटी विधेयक में रहेगी तो क्या होगा, तो वो बिल पास हो जाएगा। यदि उसकी मेजोरिटी नहीं रहेगी तभी वो विधेयक पास नहीं हो सकता है, यानी कि सदन में उसकी मेजोरिटी नहीं है तो वो विधेयक पास नहीं होगा। और यदि सदन में मेजोरिटी नहीं है इसका मतलब क्या है, सरकार अल्पमत में है, और सरकार अल्पमत में है मतलब वो शासन में नहीं रह सकता। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि वो सरकारी बिल पेश हुआ है और वो अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि जिस भी पार्टी की सरकार है वो गिर जाएगी। और इससे यदि ये गैर सरकारी विधेयक जो है इसे सदन में पेश करने पे ये पेश हो ना हो, पारित हो पाए ना हो पाए, इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसे खासतौर पर विपक्षी दल के लोग पेश करते हैं तो उससे विधेयक पास हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाती है तो सरकार गिर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस। अब कोई भी विधेयक पास किया जाता, कोई विधेयक पेश करना होता है, कोई भी कानून बनाने के उसके पहले सदन में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और भी जो वहां कमेटी होती है उनको 7 दिन पहले सूचित किया जाता है कि क्या है, हम ये बिल सदन में ला रहे हैं। तो सरकारी विधेयक पास करने के लिए वो अवधि 7 दिन है और गैर सरकारी विधेयक पास करने के लिए वो अवधि 14 दिन की है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ बस ध्यान ये रखना है कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर सीधे से मानिए कि सरकारी विधेयक जो होता है वो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, उसके पारित न होने पर सरकार गिर सकती है और उसे पारित होने के लिए 7 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। और गैर सरकारी विधेयक में उसे मंत्री के अलावा और कोई भी सदस्य वो पेश कर सकते हैं, उसके पेश न यानी कि उसके पारित न होने पर सरकार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसे पारित करने के लिए 14 दिन पहले का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो विधेयक होता है, जो सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है वो देखिए वो क्या था, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। उन्हीं में से अब क्या होता है कि समझिए उन्हीं दोनों का ये सब प्रकार होता है ना, इसी में से कुछ सरकारी होता है गैर सरकारी होता है, एक समझिए। ठीक है, और तो ये जो सदन में विधेयक पारित होता है यानी कि पास होने के लिए पेश होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के, मुख्यतः क्या 4 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब आप लोग सोचिएगा धन विधेयक और वित्त विधेयक तो एक ही है, एक ही नहीं है ना, इस दोनों में अंतर विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाले क्लास में बताया जाएगा दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो मुख्यतः विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, हम लोग संविधान संशोधन विधेयक बाद में कहीं पढ़ेंगे, अभी हमको इन तीनों के बारे में पढ़ना है। चलिए अब देखिए, जो साधारण विधेयक है वो पेश होता है और उसको पेश होने से पास होने तक के लिए उसके कुल 5 चरण होते हैं। ठीक है, वो 5 चरण कैसे कैसे होते हैं, उनमें क्या काम होता है, आज आप लोग पूरी तरीके से कैसे समझेंगे कि एक संविधान में जो सदन में जो होता है कोई नियम बनता है देश के लिए तो किस प्रकार बनता है, आज उसको पूरी तरह से समझेंगे। और जो देश में संविधान कोई भी बिल पास होने का या कोई नया कानून बनने का जो चरण होता है, जो उसको टोटल 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से। प्रत्येक साधारण विधेयक 5 चरणों से गुजरता है। ठीक है, यानी कि कोई कानून बनने के लिए उस जो बिल पेश होता है उसको टोटल 5 चरणों से गुजरना होता है। पहला प्रथम पाठन, इसका नाम ही है क्या, प्रथम पाठन, पहला चरण है और इसका नाम है प्रथम पाठन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ समझिए कि जो बिल बाहर तैयार हुआ है, बिल का जो ड्राफ्ट है उसको सदन में पेश कर दिया जाता है
और राजपत्र में प्रकाशन। राजपत्र मतलब समझिए कि एक तरह का न्यूज़पेपर होता है, उसमें वो उसको कर दिया जाता है, प्रकाशित कर जाते हैं कि सदन में ये बिल पास हो रहा है। ठीक है, यानी कि प्रथम पाठन बस इतना है कि बिल का सदन में प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में उसका प्रकाशन। ठीक है, आइए द्वितीय पाठन। ये जो द्वितीय पाठन है, द्वितीय पाठन जो है विधेयक पास होने का सबसे ही इंपॉर्टेंट पाठन है, इसको अच्छी तरह से समझना है। ये जो द्वितीय पाठन है ये किसी भी विधेयक को पेश होने से लेकर पास होने तक का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, द्वितीय। यही उसकी जो उसका जो दशा दिशा किस प्रकार का विधेयक होगा ये सारा इसी पे द्वितीय पाठन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए विधेयक की विस्तृत समीक्षा एवं अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। ये जो द्वितीय पाठन है इसी में विधेयक जो होता है उसकी विस्तृत समीक्षा की जाती है, यानी कि विधेयक किस प्रकार के है, किस मुद्दे पे है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या इसमें कमी लानी चाहिए, ये सारा कुछ इसी में दिया होता है। अंतिम रूप इसको प्रदान किया जाता है ना, इसके बाद इसको अगले सदन में पेश किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है। यानी कि समझिए कि जो विधेयक होता है उसमें जितने भी प्रकार के उसमें बदलाव हो सकते हैं ये द्वितीय पाठन के अंदर ही होते हैं, उसमें पूरी तरह से समीक्षा होती है। तो इसी कारण द्वितीय पाठन की जो है 3 और मतलब कि द्वितीय पाठन का समझिए कि 3 और पाठ होता है ना। पहला साधारण बहस की अवस्था, इसको ध्यान से समझिए, इसका नाम है साधारण बहस की अवस्था। अब साधारण बहस की अवस्था में होता क्या है कि जो बिल पास होता है, ठीक है, उसका एक तो बिल का ड्राफ्ट तैयार होता है। ड्राफ्ट का मतलब एक समझिए कि बहुत सारे पेज होते हैं, उसी पेज पे उस बिल के बारे में लिखा होता है ना कि ये बिल किस प्रकार का है, इससे क्या आगे चल के देश को फायदा होगा, इसमें कितनी लागत लगी, इस प्रकार जितने भी काम होते हैं उसमें वो उस ड्राफ्ट में ही होते हैं। तो क्या किया जाता है कि उस बिल का जो ड्राफ्ट है उसकी जो प्रति होती है, यानी कि उसके प्रत्येक प्रति को, प्रति मत समझ रहे हैं ना, उसको समझिए कि उसका कॉपी करवा के जो सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उनको दे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उस बिल को पढ़ें और समझें। ठीक है, तो ये होती है साधारण अवस्था, समझ में आया। दूसरा अवस्था होती है समिति अवस्था। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें जब प्रति बांटी जाती है तो सदन में इसमें पूर्णतः मतलब कि पूरी गहनता से उस पर चर्चा उस समय नहीं होती। उस समय उसमें थोड़ी बहुत चर्चा उसमें सदन में हो सकती है, लेकिन पूरी गहनता से प्रत्येक पैरा पर उसकी चर्चा नहीं होती है। ठीक है, तो साधारण बहस की अवस्था में क्या होती है कि सिर्फ एक प्रति दे दी जाती है और उसको साधारण रूप से उसमें बहस की जाती है। दूसरी होती है समिति अवस्था, इसको समझिए। जब क्या होता है कि जब साधारण बहस अवस्था से बिल पार ये इस प्रक्रिया से गुजर जाता है तो उसको एक प्रवर समिति मतलब समझिए एक समिति होती है कुछ लोगों की, उसमें ये इस बिल को भेजा जाता है। ठीक है, और ये प्रवर समिति का काम क्या है, इस समिति का काम क्या होता है कि उस बिल पर खंडवार अध्ययन करे उस बिल का। ठीक है, यानी कि उस बिल को पूरा गहन तरीका से अध्ययन करे। ठीक है, उसकी समीक्षा करे बिल की कि इस बिल में कहाँ गड़बड़ी है, क्या सुधार हो सकता है, मतलब कि उसका जितना ज्यादा से ज्यादा उस समिति का ही काम होता है कि उस बिल में कोई गड़बड़ी ना रहे, उसमें जितना से ज्यादा हो क्या करे, संशोधन। देखिए एक बात ध्यान रखना है कि इसको संशोधन करने की शक्ति नहीं है, बट वो क्या कर सकता है कि बता सकता है कि इस बिल में कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, इस समिति जो अवस्था होती है इसका यही काम होता है कि उस बिल के कमियों को, अच्छाइयों को पूरी तरीका से देखना कि इस बिल में क्या कमी है, क्या अच्छाई है। ठीक है, और जब इस समिति का काम पूरा हो जाता है तो इस बिल को क्या किया जाता है कि पुनः सदन में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरा चरण फिर क्या आता है कि विचार विमर्श की अवस्था। और ये जो तीसरा चरण है यानी कि समिति की अवस्था के बाद, यानी कि समिति उस पर अध्ययन कर लिया, उसको पूरी तरीका से चेक कर लिया, उस बिल में जो कमियां हैं उसको बताई। ठीक है, लेकिन संशोधित नहीं करती, वो सिर्फ कमियों को बताती है सदन में। ठीक है, और फिर क्या करती है वो यहाँ विचार विमर्श के लिए क्या करती है, तीसरा चरण है विचार विमर्श अवस्था, इसके लिए सदन में उसको पेश करती है। ठीक है, तो जब विचार विमर्श अवस्था में पेश किया जाता है तो इस समय जो क्या होता है कि इस समय जो बिल होती है उस पर सदन में बहुत ही गंभीर चर्चा होती है, प्रत्येक खंड पे बहुत ही वाद विवाद जितने भी तरीका के प्रश्न उस बिल पे उठ सकते हैं उस बिल पर प्रश्न किया जाता है, और जिसने इस बिल को पास किया है पेश किया है उसको उस पर जवाब देना होता है। ठीक है, यानी कि जिस मंत्री ने बिल को पास किया है उसको उस पर जवाब देना होता है। विपक्ष लोग सवाल करते हैं या पक्ष के लोग भी सवाल करते हैं, यानी कि उस पर जो होता है विचार विमर्श बहुत ही
पुरजोर तरीके से होता है और जो भी संशोधन उसमें हो सकता है इसी समय उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, जिस सदन में पेश हुआ है उस सदन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसी क्या किया जाता है कि उसमें पुरजोर चर्चा की जाती है उसके बाद, और जो भी संशोधन हो सकता है इसको वहां संशोधित किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। प्रथम पाठन में क्या होता है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है और राजपत्र प्रकाशन, ये तो सीधी सी बात है, प्रस्तुत करना है, राजपत्र में निकाल देना प्रथम पाठन में। द्वितीय पाठन क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चरण ये, इसमें क्या होता है कि विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, उसकी समीक्षा की जाती है और उसको अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, और फिर इस जो द्वितीय पाठन होते हैं इसके भी 3 प्रकार होते हैं, साधारण बहस की अवस्था, समिति अवस्था और विचार विमर्श की अवस्था। ठीक है, साधारण बहस में क्या होता है कि जो बिल होता है उसका एक एक कॉपी सारे जितने सदस्य होते हैं उसको दे दिया जाता है और उस पर साधारण रूप से चर्चा होती है। और समिति अवस्था क्या होती है, इसके लिए एक प्रवर समिति की स्थापना की जाती है, बनाई जाती है, और वो क्या करता है कि बिल पर गहन अध्ययन करता है और उसमें जो भी अच्छाई है कमियां है वो सदन को बताता है, और उसके बाद उसको उस पर अध्ययन करने के बाद उसको क्या करता है, विचार विमर्श की अवस्था जो फिर सदन में उसको पेश करता है। और सदन में क्या होता है कि उस पर गहन रूप से विचार विमर्श होता है और जो भी उस बिल में संशोधन हो सके वहां पे संशोधन किया जाता है। बात क्लियर है। और तृतीय चरण आता है, तृतीय पाठन आता है स्वीकार एवं अस्वीकार करने पर चर्चा। ठीक है, अब तृतीय पाठन का बस यही काम है कि अब वो बिल द्वितीय पाठन के बाद तृतीय पाठन गया तो वो बिल सदन में स्वीकार होगा या ना होगा इस पे चर्चा होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइट चली गई, सब थोड़ा ध्यान से आवाज पे कंसंट्रेट कीजिएगा, आवाज सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जो तृतीय पाठन हो गया था उसमें क्या हो गया कि सदन में स्वीकृति या अस्वीकृति पे चर्चा होती है। यदि क्या होता है कि यदि सदन में स्वीकृत हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आता है चौथी अवस्था, दूसरे सदन में विधेयक। पहले सदन में जहां विधेयक पेश हुआ था वहां से विधेयक पास हो गया, उसके बाद क्या कहता है कि अगले सदन भेजता है। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, जो साधारण विधेयक होता है वो पहले राज्यसभा में पेश होता है या लोकसभा में पेश हो सकता है। तो जिसमें पहले पेश हो उसको पहला सदन, जिसमें बाद में पेश हो उसको दूसरा सदन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले सदन में तीनों प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन हो गया। उसके बाद उसको क्या किया जाता है कि उसकी चौथी प्रक्रिया क्या होती है कि उसके अगले सदन में उसको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्या होता है। देखिए दूसरे सदन में विधेयक पहले सदन से पास होगा, उसके बाद सदन विधेयक कहाँ जाता है, दूसरे सदन में। अब देखिए, अब एक सदन में पास होने का दूसरे सदन में जाएगा तो वहां भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठन से उसको गुजरना होगा। ठीक है, यानी कि वहां भी प्रस्तुतिकरण होगा बिल का, वहां भी राजपत्र में आएगा। ठीक है, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाठन की जो प्रक्रिया थी वो सारी प्रक्रिया वहां भी होगी। ठीक है, वहां भी समिति का गठन होगा, वहां भी उस पर चर्चा होगी और वहां भी उसको स्वीकृत होना होगा। ठीक है, तो यानी कि एक सदन का दूसरे सदन में जाने पर वहां भी उसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाठन से गुजरना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब पहला सदन से पास होकर दूसरा सदन में गया है तो दूसरे सदन के पास कुछ अधिकार होंगे, वो अधिकार क्या होंगे सो देखते हैं। उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है। ठीक है, प्रथम सदन में जिस प्रकार बिल पास हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, दूसरे सदन में गया, वहां भी बहुमत से बिल पास हो गया और सीधे बिल को क्या कर दिया गया, पास भेज दिया गया प्रथम सदन में, यानी कि जहां से वो बिल आया था। और फिर वो प्रथम सदन क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। तो ये तो साधारण सी बात हुई। ठीक है, कि प्रथम सदन से बिल आया, दूसरे सदन में भी तीनों पाठन से गुजरा और उसके बाद उसको फिर क्या किया, पास करके प्रथम सदन में भेज दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया साधारण सी बात। ये एक कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, संशोधन के साथ पहले सदन में पूरा स्थापित कर देना। अब क्या हुआ कि पहले सदन से बिल गया, दूसरे सदन में क्या हुआ कि उस बिल में संशोधन हो गया। बिल में संशोधन कहाँ होगा, द्वितीय पाठन में, याद रखना है। तो द्वितीय पाठन में क्या होने लगा कि बिल में संशोधन हुआ और उस बिल को संशोधित कर फिर प्रथम सदन में भेज दिया गया, है ना। अब प्रथम सदन पे डिपेंड करता है कि उस संशोधन को माने या ना माने, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अगला है विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। उसके बाद और नहीं तो क्या कर सकता है कि वो प्रथम सदन से जो बिल आया है उसको क्या है, द्वितीय सदन क्या करेगा, अस्वीकार कर देगा, यानी कि बोला कि हम इस बिल को पारित होने ही नहीं देंगे, यानी कि पारित इसको नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन ये हो जाता है। और चौथा, बिना किसी कार्यवाही के लंबित कर सकता है। और क्या किया कि यदि वो बिल वहां आया, ठीक है, तो क्या किया कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया, उस पर मतलब कि काम ही शुरू नहीं किया, वो बिल द्वितीय सदन में आएगा और उसी तरह रखा हो, इस पर कोई कार्यवाही ही नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ बात ये समझने वाली बात है
ये दोनों बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को समझना है, द्वितीय और तृतीय, कि संशोधन के साथ पहले सदन में पूरा स्थापित कर सकता है। ठीक है, यदि क्या होता है कि वो द्वितीय सदन में गया और उस बिल को संशोधित कर वो प्रथम सदन में भेज दिया, यदि प्रथम सदन उस संशोधन को मान लिया तो वो बिल उसी समय पारित हो गया। ठीक है, कि जो द्वितीय सदन ने संशोधन किया हम उसको मानते हैं, तो यानी कि प्रथम सदन से ही पारित, द्वितीय सदन से ही पारित हो गया और अब सीधे वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ठीक है, यदि वो क्या करता है कि यदि वो क्या करता है कि उसको नहीं मानता है, ठीक है, यदि वो जो संशोधन करके द्वितीय सदन भेजा है उसको बोलता है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, और उसको पुनः द्वितीय सदन में भेजता है, तो द्वितीय सदन यदि उस अवस्था में क्या करता है कि उसको 6 माह, यदि उसको 6 माह तक उस बिल को रखे हुए रह जाता है या उसको अस्वीकार कर देता है, और बिल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कितनी 6 माह, ये बात ध्यान रखना है, कोई यदि 6 माह तक उस बिल को रखे हुए रह जाता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तब क्या किया जाता है कि गतिरोध जो होती है, यानी कि उस बिल को पास होने में जो समस्या हो रही है उस समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करती है, संयुक्त बैठक बुलाता है। यानी कि अब उस बिल को पास करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक ही जगह पे होगा। कब ऐसा होगा, जब बिल को अस्वीकार कर दिया और बिल को पास करना ही है। ठीक है, तो यदि उस बिल को किसी तरह पास करना है, या क्या किया कि वो बिल को 6 महीना से ज्यादा, द्वितीय सदन है उस बिल को 6 महीना से ज्यादा अपने पास रख देता है, उस बिल को पास होने नहीं दे रहा है, तब क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति क्या करता है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाती है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, पिछले क्लास में बताया गया था, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। उसके बाद संयुक्त सदन की बैठक होगी, तो बात यहाँ समझ लिए थोड़ी सी, संयुक्त सदन की हो गई थी, उसमें हम क्या होगा कि लोकसभा की संख्या लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, और लोकसभा में सदस्य जिसके ज्यादा सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और सरकार जिसकी ज्यादा होगी, लोकसभा में संख्या उसकी ज्यादा होगी, तो इसी कारण क्या होता है कि बिल पारित हो जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आया, यदि बिल 6 महीना से ज्यादा द्वितीय सदन में रह जाता है और उस बिल को पारित करना है, तो क्या करती है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अब मान लेते हैं कि क्या हुआ कि उसी जो बिल था वो द्वितीय सदन से भी पारित हो गया। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। यदि बिल द्वितीय सदन से पारित होगा संशोधित होके या सेम वे में, ठीक है, यदि पारित हो गया उसका जो कहा जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति, 5वां चरण क्या है, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास भी 3 अधिकार होते हैं। क्या कर सकते हैं, उसे स्वीकृत कर सकते हैं या अस्वीकृत भी कर सकते हैं, स्वीकृत या अस्वीकृत। ठीक है, यदि स्वीकृत कर दिए तो दोनों सदन से बिल पास है, राष्ट्रपति स्वीकृत कर दिए, वो क्या बन गया, विधेयक बन गया। ठीक है, कानून बन गया। यदि अस्वीकृत करते हैं तो उसी समय क्या होता है, वो विधेयक समाप्त हो जाता है, लेकिन अस्वीकृत बहुत कम ही मामलों में करते हैं। ठीक है, तो बिल क्या हो जाता है, वहीं पे विधेयक समाप्त हो जाता है, बिल समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, स्वीकृति हेतु रोक सकते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, जैसे कि बिल पेश हुआ तो वो तुरंत स्वीकृति दे सकते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको कुछ दिनों तक अपने पास रखते हैं कि राष्ट्रपति उस पर विचार करते हैं कि इस बिल में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, मतलब कि उसके बारे में राष्ट्रपति विचार करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, स्वीकृति देने के हेतु बिल को रोक सकते हैं। फिर तीसरा वो क्या कर सकते हैं कि पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। इस बात को समझना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है कि अब कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास, ठीक है, तो वो क्या किए कि उस बिल को पढ़े, उसका अध्ययन किए, और उसके बाद उनको लगा कि इस बिल में कुछ संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो संशोधन करने के लिए फिर क्या करेंगे कि उसको फिर वापस सदन में भेजेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि बिल का संशोधन, जो बिल का वहां संशोधन होगा वो किस प्रकार का संशोधन, ऐसा नहीं होगा कि कोई बिल नागरिकता के बारे में राष्ट्रपति के पास गया है, राष्ट्रपति उसको संशोधित करने के लिए भेजे तो उस बिल का मुद्दा ही बदल गया। ठीक है, नागरिकता से जनसंख्या पे आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उस बिल में जो संशोधन होगा वो सटल संशोधन होगा, मतलब कि उसी बिल में प्रोग्रेसिव संशोधन हो सकता है ना, जैसे कि उस बिल में कुछ कमी है, किसी ने उस बिल से किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस बिल में उस प्रावधान को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन नहीं होगा कि पूरा बिल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो क्या होता है कि पुनर्विचार है तो उसको जब वापस भेजा जाता है तो सदन के पास भी चॉइस होता है। ठीक है, अब सदन के राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेजे तो सदन के पास क्या चॉइस होता है कि राष्ट्रपति ने जो बोला है कि इसमें इस प्रकार का संशोधन आप कर सकते हैं, तो सदन उस प्रकार का संशोधन कर दिया। ठीक है, यदि सदन उस प्रकार का संशोधन करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तब तो राष्ट्रपति के मन की बात हो गई, वो क्या किए, उसको स्वीकृति दे दिया, वो विधेयक बन गया। बट सदन जिद पे आ रहा है कि मैंने जो बिल तैयार किया है वही बिल रहेगा, मैं इसमें कोई संशोधन नहीं करूंगा। उस स्थिति में क्या होगा कि यदि वह दोबारा बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देता है बिना संशोधित किए हुए, संशोधित करके भेज दिया तब तो कोई बात ही नहीं, राष्ट्रपति मोहर मतलब कि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाएगी। यदि वह बिना संशोधन के बिल को दोबारा भेज देता है राष्ट्रपति के पास, फिर भी राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देना ही होगा, दोबारा राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। बात समझिए, यदि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिए और वहां से यदि सदन से बिल संशोधित या बिना संशोधित हुए राष्ट्रपति के पास पुनः जाता है तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी ही होगी, उसको दोबारा राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकता है। बात समझ में आया? पहली बार राष्ट्रपति बिल को बिल में संशोधन करने के लिए सदन में भेज सकता है, लेकिन दोबारा संशोधित या बिना संशोधित हुए बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो क्या है, उसमें राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है ना। उसके बाद तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा, वो बिल बन जाएगा। और नहीं तो यदि राष्ट्रपति जिद पे अड़ गए हैं कि नहीं इसको हम कानून बनने ही नहीं देंगे, तो उनके पास फिर वीटो पावर, पॉकेट वीटो बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा डिटेल से, वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि राष्ट्रपति दोबारा बिल को स्वीकृत कर ही देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो एक बिल को पास होने के लिए कुल कितने चरण होते हैं? 5। प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन और दूसरे सदन में विधेयक का पेश होना और राष्ट्रपति की स्वीकृति। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसको एक बार 2 बार देखिए, आप लोग पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और वीडियो को यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल इससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो साधारण विधेयक और धन विधेयक में जो अंतर होता है उसके बारे में कल पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। बाय।